हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड में खून का टीका उपन्यास यादवेंद्र शर्मा के द्वारा रचित भाग 5। पिछले वीडियो में भाग 4 तक हमने देखा कि हमीर को अजय सिंह हमीर के चाचा के द्वारा महाराणा घोषित कर दिया गया था। उनके वंश में एक प्रथा थी जिसके अंतर्गत जो राणा घोषित हुआ उसे आसपास के किसी भी राज्य पर या दुर्ग पर अधिकार करना होता था। उस प्रथा का नाम था टीका दौड़ की प्रथा। हमीर ने अपने पास में ही बालेचा, जिसको मार गिराया था मुझ बालेचा, उसी के गढ़ का नाम है सेलिया। और सेलिया कैसा दुर्ग है? एक गिरी दुर्ग है, यानी पर्वत पर स्थित दुर्ग है। और दुर्ग का नाम याद रखना, सेलिया दुर्ग। वहीं से अपराधी मनोवृत्तियों का जन्म होता था। फिर अपराधी मनोवृत्ति के प्रतीक धाड़ेती लोग शांति प्रिय जनता पर भीषण अत्याचार करके उनका जीवन सुलगती लकड़ी सा कर देते थे। अर्थात कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपराधी मनोवृत्तियों वाले होते थे। ये हमने पहले पढ़ा था कि जो बालेचा है वो भी अपराधी मनोवृत्ति का था, वो भी एक धाड़ेती था, अर्थात एक डाकू था। तो वहाँ के अपराधी मनोवृत्ति के प्रतीक धाड़ेती लोग शांति प्रिय जनता पर, यानी अच्छी भली जनता पर अत्याचार करते थे और उनका जीवन एक जलती हुई लकड़ी की भांति कर देते थे। हमीर ने निश्चय किया कि वह उसी गिरी दुर्ग को ध्वस्त करके मूजा बालेचा की शेष शक्ति को भी समाप्त कर देगा। उसने अपने सामंतों एवं सरदारों को एकत्रित किया, उनके समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। सरदार लोग उसके इस दुस्साहस पर विस्मय विमुग्ध हो गए। यहाँ दुस्साहस शब्द का अर्थ है ऐसा साहस जो बहुत ही कठिन कार्य के लिए किया जाए। तो ऐसे साहस पर सरदार लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले, वह दुर्ग बीहड़ जंगल से घिरा हुआ है और वहां तक पहुंचना सहज नहीं है। तब हमीर कहते हैं, असंभव और नहीं, ये दोनों ही शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों ही नहीं हैं। तब वापस सरदार कहते हैं, श्रद्धा का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है अभी हमें हर कदम देखभाल कर उठाना है। चारों ओर से मेवाड़ शत्रुओं से घिरा हुआ है। हमारे पास हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। हमीर की आंखों के डोरे तन गए। वह बोला, जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज बदन के छलनी होने के बाद भी रणभूमि से शत्रु से लोहा लेते रहे, उनके वंशज ऐसे बोल बोल रहे हैं। मृत्यु को जीवन समझने के बाद भी आपकी वाणी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है। ओह, हमारी इन बाहुओं का क्या हो गया जो महाबली हाथियों के पथ को रोक दिया करती थी। अर्थात वो धमाकेदार भाषण देता है और हमीर के इस ओजस्वी भाषण से सारे सामंतों एवं सरदारों में जोश उत्पन्न हो गया। उन्होंने तय किया कि टीका दौड़ की प्रथा की अदायगी मूंजा बालेचा के दुर्ग और उनके मित्रों के विनाश से ही करनी चाहिए। तत्काल हमीर की दशा अत्यंत निर्बल थी। तत्काल यानी उस समय हमीर की दशा बहुत ही कमज़ोर थी। उसके पास सेना, अश्व, हाथी और अन्य सरदारों की शक्ति भी नहीं थी। फिर भी हठी और नीति प्रवीण हमीर ने पुरखों की रीत को तोड़ना नहीं चाहा। हठी और नीति प्रवीण यानी कि नीति में प्रवीण हमीर ने अपने पूर्वजों की रीत को तोड़ना नहीं चाहा। उसने अपनी शक्ति को संयम करके सेलिया की ओर प्रस्थान कर दिया। चाचा अजय सिंह, पवन सिंह और उसके साथ चुने हुए कुछ सरदार, मीणा आदि लोग थे जिन्हें अजय सिंह ने चतुराई से अपनी ओर मिला लिया था। तो कुछ सरदार थे, कुछ मीणा थे और पवन सिंह था। अजय सिंह स्वयं थे और पवन सिंह का भाई भी उसमें साथ ही था। सेलिया गांव पहुंचते ही हमीर ने रणभेरी बजवा दी, यानी युद्ध की घोषणा करवा दी। रणभेरी का शोर सुनकर दुर्गगिरी के आक्रांत संभल गए।
आक्रांत कौन होते हैं? आक्रांता। आक्रांता वो होते हैं जिन पर आक्रमण किया गया हो। तो रणभेरी का शोर सुनकर दुर्गगिरी के जो संरक्षक थे वो संभल गए। उन्होंने अपने दुर्ग के कंगूरों पर चढ़कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिसका प्रत्युत्तर भीलों ने वापस बाणों से ही दिया। आतताई, आतताई यानी होता है अत्याचारी, पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तत्पर नहीं थे, फिर भी वे सुरक्षित गढ़ में थे। कि जो अत्याचारी लोग अर्थात गढ़ के लोग, शैलिया दुर्ग के लोग पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास सुरक्षा के लिए गढ़ था। विवश होकर सरदार पवन सिंह ने अपने साथियों को बाण वर्षा करने से रोक दिया। यहाँ वीरता के अतिरिक्त रण कौशल की आवश्यकता थी, यानी युद्ध में कुशलता की जरूरत थी। पवन सिंह ने बरसते बाणों के मध्य हमीर से निवेदन किया, राणा जी, इस दुर्ग को हम इस तरह से महीनों ही नहीं जीत पाएंगे। हमीर को अपने किए पर तनिक भी पछतावा नहीं था। वह अकड़कर बोला, जीवन भर सम्मोह त्याग कर दुर्ग में प्रवेश कर दो। कि अपने जीवन के प्रति सम्मोह है, आपका जो प्रेम है उसको छोड़ दो और दुर्ग में प्रवेश करो। पवन सिंह के लघु भ्राता, यानी पवन सिंह का छोटा भाई कौन है? खेत सिंह। पवन सिंह के लघु भ्राता खेत सिंह व अन्य सरदारों को उस आज्ञा का पालन करना पड़ा। वह भी अपने भाई के साथ दुर्ग की ओर बढ़ा। कौन बढ़ा? खेत सिंह। किसके साथ? पवन सिंह के साथ। तो पवन सिंह और खेत सिंह दोनों आगे बढ़े। दिन भर युद्ध होता रहा। रात्रि के समय छावनियों में हमीर अपने सरदारों से मंत्रणा कर रहा था। उसके प्रहरी सजगता से पहरा दे रहे थे। उसके सैनिक अमल पानी करके अपनी अपनी छावनियों में विश्राम कर रहे थे। ऐसा हमीर को विश्वास था, यानी हमीर क्या सोच रहा था कि सब लोग विश्राम कर रहे हैं, ऐसा हमीर सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें से भी कुछ उसके सरदार हैं, वो युद्ध के लिए सोच रहे हैं। अजय सिंह बार बार व्यग्र होकर कह उठते थे, तुम में यह हट अच्छा नहीं। रण बिना शक्ति कभी नहीं किया जा सकता, कि युद्ध बिना शक्ति के नहीं हो सकता। तो हमीर तुम इतना हट मत करो। दुर्भाग्य से यहाँ हम पराजित हो गए तो चित्तौड़ की गुप्त शक्ति से सारा देश परिचित हो जाएगा। कि अगर हम हार गए ना तो हमारा नुकसान होगा, सबको पता चल जाएगा कि चित्तौड़ में बिल्कुल भी बल नहीं है और हम कभी भी चित्तौड़ का उद्धार नहीं कर पाएंगे। हमीर चाचा के वचनों को सुनकर हताश नहीं हुआ। हल्की सी व्यथा उनके नेत्रों में जरूर तैर उठी। वह मौन होकर अनिमेष दृष्टि से ज्वलित उल्का की कांपती लौ को देखने लगा, यानी लगातार एकटक मशाल को देखने लगा। चाचा कह रहे थे, हमें यहाँ विवेक की जरूरत है, बुद्धि की आवश्यकता है। हमीर के समक्ष वह सुरक्षित दुर्ग नाच उठा, यानी हमीर के सामने अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी तस्वीर आ गई। चाचा के कथन में सत्य का आभास प्रतीत हुआ। यह निर्विवाद रूप से सही था कि इस दुर्ग को विजित नहीं किया तो सिसोदियों का वंश सदा के लिए मेवाड़ को खो देगा। खेत सिंह हमीर का अत्यंत विश्वास पात्र एवं रणकुशल योद्धा था। खेत सिंह हमीर का बहुत ही विश्वास पात्र और रणकुशल योद्धा था। वर्षों से उसके खानदान वाले मेवाड़ के राज्य वंश पर अपना सर्वस्व विसर्जन करके उसकी आन बान की रक्षा करते आए थे। कि जो खेतसी वगैरह मेवाड़ के जो राज्य वंश है उस पर खेतसी के जितने भी खानदान के लोग हुए वो उन्होंने अपने प्राणों की बलि देने में पीछे नहीं हटे थे। आज हमीर पर आए संकट को देखकर वह अत्यंत व्यग्र हो गया था। कौन? खेतसी। वह अपने तंबू में विचार मग्न बैठा था। उसके समीप एक लघु रजक चषक में कसुम्बा यानी होता है अमल, अफीम का घोल रखा हुआ पेय पदार्थ था। उसके समीप ही एक गिलास दूध का रखा हुआ था। दो सेवक सतर्क होकर खड़े थे। समीप उसका बड़ा भाई पवन सिंह बैठा था, यानी दोनों भाई एक ही खेमे में बैठे हैं। दूध का गिलास रखा हुआ है, कसुबा नामक पेय पदार्थ भी रखा हुआ है अर्थात नशीला पदार्थ। दो सेवक और हैं उनके साथ। सेवकों का नाम है शेरा और मेरा। भील जाति के ये प्राणी अत्यंत स्वामी भक्त एवं बलिष्ठ थे। अपने सरदार को उदास देखकर शेरा बोला, क्या बात है स्वामी? खेत सी दीर्घ निश्वास के साथ बोला,
दुर्ग विजय नहीं हुआ तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और दुर्ग के बारे में हमारी जानकारी नहीं के बराबर है। आज का यह अज्ञान सदा का अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। खेतसी अपने विचार को प्रकट कर रहा है। किसके सामने? शेरा के पूछने पर बता रहा है। मेरा तनिक उत्साह से बोला। अब मेरा कहता है, मेरी समझ में एक उपाय आया है। खेतसी तुरंत पूछता है, क्या? पवन सिंह के भी कान खड़े हो गए। सवेरा होते होते हमें दुर्ग में प्रवेश कर लेना चाहिए। खेतसी धीरे से हंस पड़े मेरा के भोलेपन पर। उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, दुर्ग में पहुंचना क्या सहज है? तब वापस क्या कहता है मेरा? सहज नहीं है, किंतु हमें साहस को भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी तरह दुर्ग तक पहुंचकर उसमें प्रवेश कर लेना चाहिए। शेरा ने मेरा की बात की पुष्टि की कि हाँ, साहस को तो नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। पवन सिंह ने अपने भाई को गले लगाकर कहा, तुम मेरे सच्चे भाई हो। खेतसी, मेरा और शेरा तीनों जने शस्त्रों से सुसज्जित होकर रात के समय दुर्ग की ओर चल पड़े। रास्ता बड़ा विकट था। कंटीली झाड़ियों और घने पेड़ों से उलझी लताओं के कारण उन्हें हर कदम पर कष्ट उठाना पड़ रहा था। शेरा के हाथ बुझी हुई कुछ मसालें थी जो हमीर की सेनाओं के लिए संकेत थी। यानी शेरा कुछ बुझी हुई मसाले लेकर गया था जो हमीर के लिए संकेत थी। चलने के पूर्व खेतसी ने हमीर के चरण स्पर्श करके विगलित स्वर में कहा था, राणा जी, आप अपनी सेना के साथ तैयार रहिएगा। जैसे ही मसाले जले वैसे ही आप दुर्ग के तोरण द्वार पर पहुंच जाए। हमीर ने खेतसी को प्राडाघालिंगन में आबद्ध करके स्नेह आसिक्त स्वर में कहा कि प्रगाढ़ आलिंगन यानी बहुत टाइट कसकर आलिंगन करते हुए स्नेह सिक्त यानी स्नेह से भरकर कहा, तुम हृदय की मधुरतम धड़कन हो। रिपु गौरव में तुम्हारे जीवन को क्या क्या यंत्रणाएं उठानी पड़ेगी, मैं कल्पना मात्र से दुखी हो जाता हूँ कि तुम्हें इस युद्ध में न जाने क्या क्या मुश्किलें सहन करनी पड़ेगी। फिर ये शेरा मेरा प्राणों की बाजी लगाने में सिसोदिया से भी अग्रणी है। उन्हें भी शत्रु के मोर्चे पर भेजते हुए हृदय भर आता है। तुम दोनों भाइयों के ऋण से चित्तौड़ कभी भी उऋण नहीं होगा। तो यहाँ पर तो दोनों भाई किसको बताए हैं? खेतसी को बताया गया है। तो खेतसी ने हमीर के इन व्यथा भरे शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह पूर्ववत स्वर में बोला, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम अंधेरे में ही दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो गए तो हम 2 मसाले एक साथ जलाएंगे। हमीर स्वयं शस्त्रों से सज्जित खेतसी के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके सारे सैनिक आज असमय ही युद्ध करने के लिए कटिबद्ध थे। एक छोटी सी पगडंडी पर खेतसी, मेरा और शेरा चल रहे थे। दोनों ओर पत्थरों के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। वो किस लिए था? वो इसलिए जो कि कदाचित शत्रु को इस रास्ते में आया जानकर उनके नाश के प्रयोग में आता होगा। यानी अगर कोई शत्रु आ जाए अचानक से तो उनके लिए पत्थरों से फेंक कर उनकी सेना को वापस पीछे खदेड़ सके। धीरे धीरे मंदिम चंद्रिका के प्रकाश में उन्हें रास्ते से थोड़ी दूर पर एक छाया हिलती हुई दिखलाई पड़ी। उसके कदमों की आहट मेरा ने धरती पर कान रखकर सुन ली कि मेरा है वो अपने कानों को धरती पर रखता है, कान को नीचे रखता है और सुनता है कि ये कौन, क्या आवाज़ है, ये छाया किसकी हिल रही है। उसकी स्वर्णेंद्रियां बड़ी प्रखर थी, यानी कानों की क्षमता बहुत तेज थी। उसने बारी बारी से धरती पर अपने दोनों कान रखे और कहा, कोई सतर्कता के साथ पहरा दे रहा है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। खेतसी ने अपना धनुष बाण संभाला। तीनों साथी झाड़ियों की ओट में आगे सरकने लगे। अब 3 कौन हैं? याद रखना, खेतसी है, शेरा और मेरा है। तो खेतसी ने अपना धनुष बाण संभाला। तीनों साथी झाड़ियों की ओट में आगे सरकने लगे। कभी कभी झाड़ियों की शाखाएं उनके वक्ष की लोह चादर से टकराकर धीमी ध्वनि कर देती थी। वक्ष की लोह चादर यानी कि जो उन्होंने कवच पहन रखा था, उससे जब झाड़ियां की शाखाएं टकराती तो थोड़ी सी आवाज उत्पन्न होती। मध्यम चंद्रिका के प्रकाश में खेतसी ने उस व्यक्ति को देख लिया जो सतर्कता से पहरा दे रहा था। खेतसी को पता चल गया, अच्छा वहां है वो पहरा दे रहा जो।
खेतसी ने अपना निशाना बांधा। मेरा और शेरा ने भी अपने धनुष को चढ़ाया। खेतसी ने एकलिंगेश्वर की मन ही मन आराधना की और तीर छोड़ दिया। निशाना ठीक लगा। पहरेदार का काम तमाम हो गया। अब वे तीनों ऊंची धरती पर खड़े होकर दुर्ग को देखने लगे। जिस रास्ते से वे अभी जा रहे थे उस रास्ते से पूर्ण खतरा था। हर 50 कदम पर पहरेदार तैनात थे। यह भाग्य की बात ही समझिए कि दुर्ग की दीवारें जगह जगह से टूटी फूटी थी। इन टूटी फूटी दीवारों पर चढ़ने में सरलता हुई है, क्योंकि टूटी फूटी दीवारें हैं तो सहारा मिलने में आसान है, तो इस वजह से उनको दीवारों पर चढ़ने में सरल उन्होंने अपना पथ परिवर्तित कर लिया। अब वे अत्यंत उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे। अप्रत्याशित एक झाड़ी से एक नाग झपट कर मेरा के पांव पर पड़ा। अब अंधेरे में झाड़ियां थी, कंकरीली पत्थर थे, तो उन झाड़ियों में से एक नाग आया और मेरा के पांव पर पड़ा। मेरा का पांव मोटे वस्त्रों से बंधा था, अतः सांप अपना डंक नहीं मार सका। किंतु वे इस आक्रमण से शंकित हो उठे कि हालांकि बहुत मोटे मोटे वस्त्रों से पांव बांधा हुआ था, लेकिन सांप ने डंक तो नहीं मारा, लेकिन अब डर तो लगने लग गया था। मेरा ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह आक्रमण अशुभ सा लगा मेरा को, यानी अशुभ लगा, बुरा लगा। उसका साहस टूट सा गया। उसके पांव धीरे उठने लगे। खेतसी उसकी मन स्थिति से भिज्ञ हो गया, यानी खेतसी को समझ में आ गया, भिज्ञ यानी जानकार हो गया। उसका कंधा पकड़कर वह बोला, साहस छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देखो, दुर्ग हमारे बहुत समीप आ गया है। हमें दुर्ग के द्वार खोलने हैं। अब रास्ता कंकरीला सा आ गया। चतुर्दिक कंटीली झाड़ियां एवं ऊंची नीची कटी चट्टानें सी दिखने लग गई थी। चारों ओर कंटीली झाड़ियां थी, ऊंची नीची कटी हुई चट्टान, क्योंकि पहाड़ी पर था ना दुर्ग, तो कटी फटी सी चट्टानें दिखने लगी। कुछ पत्थरों के विशाल खंड भूत की छायाओं से लग रहे थे। यही होता है, रात में हम कहीं जाते हैं तो उसी प्रकार से बड़े बड़े पत्थर थे, विशाल पत्थर, तो उनकी छाया ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई भूत की छाया हो। खेतसी ने एक बार उन पत्थरों को स्पर्श करके देखा। अंतराल की भय सजग भावनाओं का भ्रम दूर हुआ, यानी कि उसके पश्चात उनकी जो भय की भावनाएं थी, जो भूत दिख रहा था, वो भूत की भ्रम उनका दूर हो गया। रात्रि का सौंदर्य चंद्र अब दुर्ग के पीछे छुप गया था, यानी रात का जो चंद्रमा था वो दुर्ग के पीछे चला गया, अर्थात दुर्ग के जिस तरफ से मेरा, शेरा और खेतसी जा रहे थे उधर अब अंधकार हो गया था। घोर तिमिर यानी अंधेरा, घोर तिमिर के मध्य पथ का अवलोकन दुभर हो गया था। अंधेरे में ठोकर खा खा कर वे अत्यंत सावधानी से कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रयत्नशील थे कि उनके कदमों की आहट बिल्कुल भी नहीं आए। गंतव्य जब समीप आता है तब विषमताएं बढ़ जाती है, ये वास्तविकता है। ये हमारे लिए भी सही कथन है कि जब हम गंतव्य तक पहुंचने वाले ही होते हैं, जब हम एग्जाम में पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई कठिनाइयां जरूर आ जाती है, तो यही बात इनके साथ लागू है कि जब हम गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले होते हैं तब विषमताएं बढ़ जाती है। दुर्ग की प्राचीरों के सनिकट पहुंचते ही एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। देखने के साथ उसके मुंह से हल्की आश्चर्य भरी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही मेरा ने धनुष ताना और वह खेतसी तथा शेरा को पकड़कर दूसरी ओर शीघ्रता से लपक गया। उसे अंदेशा था कि अभी थोड़ी देर में यहाँ कोई आएगा और बाणों की वर्षा होगी। हुआ भी वही। कई बाण एक साथ उस जगह पर आकर टकराए। वे तीनों सांस रोककर बैठे रहे एक पत्थर की ओट में। अब वहाँ पर बाणों की वर्षा हुई, क्योंकि उन्होंने मार दिया था एक पहरेदार को, तो इस वजह से तीनों एक पत्थर की ओट में बैठ गए। तीनों पसीने से लथपथ हो गए। कुछ देर तक वे इसी तरह बैठे रहे। अंत में फिर आगे बढ़े।
इस बार उन्होंने अपनी तलवारों व ढालों को संभाल लिया। वे अंधकार में पांवों व हाथों के स्पर्श से पथ का परिचय पाते हुए और आगे बढ़ते रहे। यानी जहाँ तलवारों को ढालों को तो संभाल लिया और अंधेरे में पांवों और हाथों से छूते हुए आगे बढ़ते रहे, यानी रास्ते को पहचानते रहे। खेतसी ने दुर्ग की दीवार के समीप पहुंचकर गगन को निहारा, यानी ऊपर देखा आसमान में असीम शून्यता व्याप्त उस तारों भरे आंचल को वह अल्पकाल के लिए देखता रहा। यानी आकाश में तारों से भरे हुए आकाश को वो कुछ देर के लिए देखता रहा। कीर्त्या की ओर दृष्टिपात करके वह बोला कि 4 बज रहे मेरा, अब शीघ्र ही कार्य समाप्त किया जाए कि मेरा अब 4 बज गए हैं, तो अब हमें कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। अब समस्या थी कि दीवार पर कैसे चढ़ा जाए। दीवार बहुत पुरानी और बहुत ही खुरदरी थी, जगह जगह टूट जाने के कारण उसमें गड्ढे भी पड़ गए थे। वे तीनों दीवारों को देखने लगे। दीवार के कंगूरे पर किसी आदमी के चलने की ध्वनि आई। तीनों जने जमीन पर लेट गए, क्योंकि वहाँ कंगूरे पर कोई पहरा दे रहा था। कदमों की आहट स्नेह लुप्त हो गई, यानी स्नेह कमजोर पड़ गई। खेतसी ने दोनों की गर्दनों को अपने समीप लाकर कहा, यानी उनके कान में धीरे से कहा, अब क्या होगा? शेरा ने कहा, यदि यह पहरेदार यही पहरा दे रहा है तब तो हमें यह कार्य सफलता से नहीं हमारा पूरा होगा, हमें वापस लौट जाना पड़ेगा। तब खेतसी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पहरेदार से यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है कि हर बुर्ज पर सैनिक तैनात हैं। असफल लौट जाने से तो अच्छा है कि हम लड़कर मर जाएं। शेरा गंभीर बना रहा। खेतसी का मस्तिष्क भी झंझना उठा। उनके विचारों की शक्ति और कल्पनाओं की उड़ान मरसी गई। शेरा दृढ़ भावना को अपने स्वर में घोलकर बोला, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। क्या होगा इससे खेतसी और मेरा दोनों नितांत अपरिचित थे। उनके समक्ष अंधकार था, घोर अंधकार, कि आगे क्या होने वाला है खेतसी और मेरा दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आगे का कार्य जो करने वाला है वो कौन है? वो है शेरा। और शेरा आगे क्या करता है, खेतसी और मेरा क्या करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।